हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में बात करी थी, रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शनिंग के बारे में बात की थी। आज उसी चैप्टर में हमें लास्ट 3 टॉपिक्स की बात करनी है, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। मिक्चुरेशन, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन और किडनी डिसऑर्डर। हम अपनी बात स्टार्ट करते हैं मिक्चुरेशन से। देखो मिक्चुरेशन क्या होता है। अगर हम बात करते हैं मिक्चुरेशन 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 का सिंपल सा मीन यही है कि आपकी यूरिनरी ब्लैडर जो है, जहां पे यूरिन थोड़े से समय के लिए स्टोर होता है और उसको बाद वहां से आप यूरिन को एक्सक्रीट आउट करते हो या आपकी बॉडी से बाहर रिमूव करते हो, उसी स्टेप को या उसी प्रोसेस को या उसी एक्शन को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन। यानी इसकी डेफिनेशन लिखें तो रिमूवल ऑफ यूरिन फ्रॉम यूरेनरी ब्लैडर थ्रो यूरेथ्रा। यानी यूरेथ्रा के द्वारा आप आपकी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालते हो, उसी को हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, कैसे मिक्चुरेशन होती है, किसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं, उससे पहले आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि मान लो ये जो है, ये इस तरह से आपके पास है आपका यूरेनरी ब्लैडर। इस यूरेनरी ब्लैडर के अंदर यहाँ पे अंदर की तरफ जो होती हैं वो होती हैं मसल्स। पहली बात, ये वाला पूरा का पूरा यूरेनरी ब्लैडर है। अगर हम बात करें यूरेनरी ब्लैडर की कैपेसिटी, 2-3 हम बातें लिख लेते हैं। अगर हम बात करें कैपेसिटी ऑफ यूरेनरी ब्लैडर, कैपेसिटी ऑफ यूरेनरी ब्लैडर नॉर्मली ये 500 से 700 ml यूरिन इसके अंदर जो है वो स्टोर हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन यूरिनेशन की जो अर्ज जो है, यूरिनेशन जो है उसकी जो इच्छा जो है वो तभी होने लग जाती है जब इसके अंदर अबाउट 200 ml जो है, 200 ml यूरिन जो है वो फिल हो जाता है। यानी क्या कहना चाहता है कि हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर जो है, मेनली फीमेल के अंदर उसकी कैपेसिटी है 500 ml होती है और मेल के अंदर 700 ml उसकी कैपेसिटी होती है। लेकिन जब उसके अंदर लगभग 200 ml यूरिन फिल हो जाता है, तब हमारी जो इच्छा जो है वो यूरिन करने की होने लग जाती है। क्यों होने लग जाती है? इसका सिंपल सा मीन ये कि यहाँ पे ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो टिश्यू होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। और वो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम वाला जो टिश्यू है, यहाँ पे कुछ लगे रहते हैं स्पेशल टाइप के स्ट्रेच रिसेप्टर। यहाँ पे लगे रहते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर। और ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर हैं, इस वाले पार्ट के अंदर, ब्लैडर के अंदर जब 200 ml यूरिन जो है वो फिल हो जाता है, तो इन स्ट्रेच रिसेप्टर के अंदर उस चीज को ये स्ट्रेच रिसेप्टर सेंस करते हैं। और सेंस करने के बाद यहाँ से जो इंफॉर्मेशन जो है, यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है CNS के अंदर थ्रू सेंसरी न्यूरॉन। आपको पता है कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन को लेकर के जाते हैं उनको सेंसरी न्यूरॉन बोलते हैं। और CNS जो है उस इंफॉर्मेशन का करती है एनालिसिस और एनालिसिस करके उस इंफॉर्मेशन को वापस भेजती है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। और मोटर न्यूरॉन जो है, जैसे यहाँ पे सिग्नल लेकर के आता है कॉन्ट्रैक्शन का, यहाँ पे प्रेजेंट होती है स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स। उन मसल्स को हम बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स। यहाँ पे ये जो मसल्स प्रेजेंट होती हैं उनको बोलते हैं डेट्रूसर मसल्स। और ये जो डेट्रूसर मसल जो होती हैं, इनके अंदर मोटर न्यूरॉन की वजह से होता है कॉन्ट्रैक्शन। और मोटर न्यूरॉन की वजह से, मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आती है कॉन्ट्रैक्शन का, जिसकी वजह से डेट्रूसर मसल्स हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ये वाला जो एरिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यूरिन जो है वो बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह से 2 स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं। ऊपर वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं इनवोलेंट्री स्पिंक्टर। इनवोलेंट्री स्पिंक्टर का मीन ये बना होता है स्मूथ मसल्स का, बना होता है। यानी ये हमारी बॉडी, हमारे जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं रहता। दूसरा जो होता है ये होता है वोलेंट्री स्पिंक्टर।
वोलेंट्री स्फिंक्टर। और ये जो वोलेंट्री स्फिंक्टर जो होते हैं ये हमारे कंट्रोल में होते हैं और ये बना होता है स्केलेटल मसल का, स्केलेटल मसल का। और ये दोनों के दोनों स्फिंक्टर जैसे ही ऊपर से प्रेशर क्रिएट होता है, जैसे ही ये जो इसका वॉल्यूम जो है कम होता है प्रेशर की वजह से, ये दोनों के दोनों इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री स्फिंक्टर ये दोनों के दोनों हो जाते हैं रिलैक्स। और जैसे ही दोनों रिलैक्स होते हैं, रिलैक्स होने के बाद हमारा जो यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के रास्ते से बाहर आ जाता है। तो सिंपल सी इस बात को, यहां से यूरिन के बाहर आने की प्रोसेस को हम मिक्चुरेशन बोलते हैं। और ये जो सारी की सारी जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर सेंस करते हैं, उसके बाद सेंसरी न्यूरॉन इंफॉर्मेशन को लेकर के सीएनएस के अंदर जाते हैं, सीएनएस जो उस इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करता है, उसके बाद मोटर न्यूरॉन इंफॉर्मेशन लेके आती है कॉन्ट्रैक्शन की, फिर डेट्रूसर मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और कॉन्ट्रैक्शन के बाद ये जो यूरिन जो है वोलेंट्री और इनवोलेंट्री ये जो स्फिंक्टर जो होते हैं जब रिलैक्स हो जाते हैं और इस वाले रास्ते से जब बाहर आता है, इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। इस पूरी की पूरी प्रोसेस को बोलते हैं मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। बिल्कुल ही सिंपल सी बात है, समझ में आई होगी बात। और कुछ एडिशनल हमें दो चार बातें याद रखनी है, जैसे कोई अडल्ट ह्यूमन बीइंग जो है, अडल्ट ह्यूमन बीइंग 1 to 1.5 लीटर यूरिन जो है वो पास करता है पर डे। एक दिन के अंदर 1 से 1.5 लीटर यूरिन करता है। उस यूरिन के अंदर लगभग 25 से 30 ग्राम 25 to 30 ग्राम जो यूरिया जो है वो एक्सक्रीट की जाती है। हमारा जो यूरिन जो होता है उसका जो येलो कलर, हल्का येलो कलर जो आता है वो एक पिगमेंट की वजह से आता है जिसको हम बोलते हैं यूरोक्रोम। और यूरिन जो है उसकी अगर हम बात करें पीएच की, तो ये हल्का एसिडिक होता है, इसका मीन पीएच जो है इसकी 6 पीएच होती है। ये थोड़ी सी एडिशनल बातें एनसीईआरटी के अंदर लिख रखी थी, आपको इन चीजों को याद होना चाहिए और ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अगर हम उसके बाद बात करें, सेकंड हमारा जो टॉपिक था वो था अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन, अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी मेन जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो तो किडनी होता है, किडनी के बारे में हमने बात कर ली। लेकिन किडनी के अलावा भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें लंग्स की, हमारी बॉडी के अंदर लंग्स जो है वो कार्बोहाइड्रेट का जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको एक्सक्रीट करने के काम आता है। आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या CO2 एंड वाटर होता है, CO2 एंड वाटर होता है। तो ये जो लंग्स जो होते हैं ये आपके CO2 को रिमूव करते हैं, CO2 के रिमूवल में हेल्प करते हैं। और उसके बाद वाटर जो है उसको वाटर वेपर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में आपकी बॉडी से रिमूव करने का काम करते हैं लंग्स। और ये जो CO2 जो है लगभग 200 ml पर मिनट जो है वो आपकी बॉडी से CO2 जो है वो निकाली जाती है 200 ml 1 मिनट के अंदर। और ये जो लंग्स जो होते हैं यहाँ से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो वाटर की फॉर्म में, वाटर वेपर की फॉर्म में और CO2 की फॉर्म में निकाल दिया जाता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिक वेस्ट है। कोई बहुत मुश्किल बात है नहीं। उसके बाद अगर हम बात करें स्किन की, बात करें स्किन भी हमारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, क्योंकि स्किन के अंदर सबसे पहले तो अगर हम बात करें स्वेट ग्लैंड्स होती है। ये जो स्वेट ग्लैंड्स जो होती हैं ये कई सारी चीजों को रिमूवल में हेल्प करती हैं, जैसे NaCl का रिमूव करती हैं। इसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया के भी है रिमूवल में हेल्प करती है। और तीसरा जो होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड जो है उसके रिमूवल में भी हेल्प करती है। और इसके साथ साथ स्वेट के साथ आपको पता है वाटरी फ्लूइड होता है, स्वेट जो होता है, तो वाटर जो होता है वो भी रिमूव होता है। और इस वाटर के रिमूवल के पीछे जो मेन रीजन है वो बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एक्सेस जो वाटर जो होता है या जो एनर्जी जो होती है, हीट होती है, उसका यूज करके वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के बॉडी से बाहर चला जाता। उसके बाद अगर हम बात करें सीबेसियस ग्लैंड की, सीबेसियस ग्लैंड,
और ये जो सिबेशियस ग्लैंड जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ये जैसे हाइड्रोकार्बन्स वैक्स, स्टीरोल, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको एक्सक्रीट करने के लिए सिबेशियस या ऑयली, जिनको ऑयल ग्लैंड जिनको बोलते हैं, ये सारे के सारे जैसे फैट या एडिपोज टिश्यूज होते हैं या एडिपोज होते हैं, फैट होते हैं, उन सब का वेस्ट प्रोडक्ट होता है वैक्स, स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन, और इनको रिमूव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है सिबेशियस ग्लैंड, और इनका जो सीक्रेशन जो होता है ये ऑयली सीक्रेशन होता है, ऑयली सीक्रेशन होता है। और ये ऑयली सीक्रेशन जो है हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्ट द स्किन के ऊपर एक लेयर बना करके स्किन में प्रोटेक्शन का भी काम करती है। तो हमने दो ऑर्गन पढ़ लिए, लंग्स पढ़ लिया, स्किन पढ़ लिया। तीसरा अगर हम बात करें लीवर की, तो ये जो लीवर है हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है, और हेल्प इन रिमूवल ऑफ किसको रिमूव करने में हेल्प करती है, जैसे बिलीरुबिन, बिलीविरिडिन, ये जो पिगमेंट जो होते हैं, ये पिगमेंट जो आरबीसी जो होती है आपको पता है उसकी स्प्लीन के अंदर जाकर के डेथ हो जाती है, और आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होते हैं उस हीमोग्लोबिन का जब डिकम्पोजिशन होता है तो बिलीरुबिन और बिलीविरिडिन जो है वो पिगमेंट बनते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल के रिमूवल में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा स्टीरोइड हार्मोन जो होते हैं, स्टीरोइड हार्मोन जो होते हैं उनके रिमूवल में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो है ये हेल्प करता है वैक्स वगैरह के, स्टीरोइड हार्मोन्स के, और ड्रग्स के रिमूवल में भी ये किडनी जो है इसका मेन रोल जो होता है। और ये सारा का सारा वेस्ट मटेरियल जो होता है रिमूव्ड विद डाइजेस्टिव वेस्ट, यानी जो भी हमारा डाइजेस्टिव वेस्ट होता है उसके अंदर ये सारी चीजें लीवर जो है वो मिला देता है, और उसके बाद डाइजेस्टिव वेस्ट मटेरियल उसके साथ हमारी बॉडी से बाहर चली जाती है। एक लास्ट में इंपॉर्टेंट बात ये भी है आपको पता होना चाहिए कि सैलाइवा also excrete some amount of यूरिया। हमारी जो माउथ के अंदर सैलाइवरी ग्लैंड जो होती है, वो सैलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो भी कुछ यूरिया के एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं, या उन्हीं के द्वारा कुछ यूरिया का एक्सक्रीशन होता है। दो बातें पढ़नी, कोई मुश्किल बात तो देखो है नहीं। उसके बाद तीसरी जो बात हमें पढ़नी है वो पढ़नी है रीनल डिसऑर्डर्स। देखो रीनल डिसऑर्डर का मीन क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी जो है उस किडनी का मेन काम होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट या वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव करना। अगर किडनी की फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको हम रीनल डिसऑर्डर बोल सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आपकी बुक के अंदर नाम दिया हुआ है यूरेमिया। यूरेमिया का मीन होता है कि अगर आपकी किडनी सही से काम ना करे तो उस कंडीशन के अंदर आपके ब्लड के अंदर यूरिया जो है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ किडनी, द अमाउंट ऑफ यूरिया इन blood is increased. This situation is called uremia. इस कंडीशन को हम यूरेमिया कहते हैं। अगर यूरेमिया हो गया, किडनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर पा रही, तो फिर क्या हो सकता है? ये जो किडनी जो है इस किडनी को हम काम करवाया जाता है आर्टिफिशियली का मीन क्या है? जिस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं हीमोडायलिसिस का क्या मीन है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लड है, जिस ब्लड के अंदर यूरिया जो है वो एक्यूमुलेट हो रखी है, उस यूरिया को हम आर्टिफिशियली हमारी बॉडी से ब्लड को बाहर निकालेंगे, और बॉडी से ब्लड को बाहर निकाल करके उसमें से यूरिया जो है सेपरेट कर लेंगे, और उसके बाद ब्लड जब प्योर हो जाता है तो उसको वापस बॉडी के अंदर डाल देने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसी को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। अगर हम हीमोडायलिसिस की बात करें तो सबसे पहले हमारी जो बॉडी के अंदर
जो आर्टरीज होती है, आर्टरी से ब्लड लिया जाता है। अगर हम नाम लिखें उसका, कन्वेनिएंट आर्टरी, कोई भी कन्वेनिएंट आर्टरी जो है उसमें से ब्लड इस तरह से निकाला जाता है, इस तरह से ब्लड लिया जाता है। और ब्लड लेने के लिए ये जो हम ट्यूब यूज कर रहे हैं, इस ट्यूब को बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब, सेलोफेन ट्यूब। और ये जो सेलोफेन ट्यूब जो होती है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, इसीलिए इसका नाम सेलोफेन ट्यूब है। और इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब ये जो ट्यूब होती है ये आगे जाकर के इस तरह से कोइल्ड हो जाती है, इस तरह से, इस तरह से ये जो ट्यूब जो है इस तरह से कोइल्ड हो जाती है और पूरी तरह कोइल्ड होकर के इस तरह से, और ये जो ट्यूब होती है इस तरह से पूरे के पूरे किसी स्ट्रक्चर के अंदर बंद होती है और इसको हम बोलते हैं डायलाइजिंग यूनिट, डायलाइजिंग यूनिट। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो कन्वीनिएंट आर्टरी है इससे ब्लड लिया जाता है, आर्टरी से ब्लड लिया जाता है, क्योंकि आर्टरी के अंदर ब्लड जो है वो ज्यादा प्रेशर से आ रहा होता है और ज्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा बाहर, तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो ब्लड है वो बाहर आ जाता है। दूसरी बात, इसको जैसे ही इंटर करवाया जाता है, बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तो इसके अंदर ऐड किया जाता है हिपेरिन। हिपेरिन जो होता है वो आपको पता है कि एंटी कोगुलेंट होता है, ब्लड को जमने से, फ्रीज होने से रोकता है। तो हिपेरिन इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है और यहाँ पे इसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बाहर लिया जाता है, यानी टेम्परेचर इसका जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे ही आता है और यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा जो लिक्विड जो होता है, इस लिक्विड का जो कंपोजिशन जो होता है वो सेम जैसे प्लाज्मा की तरह होता है। हमारी बॉडी का जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, लेकिन इस वाले लिक्विड के अंदर, उसके अंदर बिल्कुल किसी भी तरह का कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता। कंपोजिशन, कंपोजिशन सेम एज ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की तरह कंपोजिशन होता है और नो नाइट्रोजनस वेस्ट इन इट, इसके अंदर कोई भी किसी तरह का कोई भी आयन या नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो नहीं होता। अब आपको पता इधर से आएगा ब्लड, अगर ब्लड आएगा, ये सेल हम जो बता रहे हैं सेलोफेन की ट्यूब जो है ये सेल्यूलोज की बनी होती है, इसके अंदर होते हैं कुछ पोर्स और उन पोर्स की हेल्प से, और ये वाला जो बाहर वाला जो लिक्विड है ये प्लाज्मा के जैसा है, इसके अंदर बिल्कुल भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। अगर इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, इस ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट है, तो यहाँ पे भी एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है कि अंदर जो है यूरिया और आयंस जो ज्यादा है, बाहर की तरफ यूरिया और आयंस बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां से ये जो आयंस और यूरिया जो है, जिसको हम यूरिया कह रहे हैं, ये जो यूरिया है, उसके बाद कुछ Na+ इसके अंदर जैसे H+ है, या फिर अमोनिया जो है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी के लिए जो हार्मफुल है, इस कंसंट्रेट ग्रेडियंट की हेल्प से, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हेल्प से इस लिक्विड से, ब्लड में से इस डायलाइजिंग यूनिट का जो लिक्विड है, जो प्लाज्मा है, उसके अंदर जाने लग जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब यहां से ये जो ब्लड जो है ये प्योर हो जाता है, उसके बाद इसको लिया जाता है वेन के अंदर, इसको लिया जाता है रीनल वेन के अंदर। लेकिन रीनल वेन के अंदर ले जाने से पहले इसके अंदर हम क्या मिला देते हैं, एंटी हिपेरिन मिला देते हैं, एंटी हिपेरिन। एंटी हिपेरिन क्यों, क्योंकि हिपेरिन जो है वो इसको बाहर, बॉडी से बाहर जो है वो जमने से रोकता है, लेकिन इस हिपेरिन को बॉडी में वापस डालने से पहले इसको न्यूट्रलाइज करना होता है, इसीलिए हम इसके अंदर एंटी हिपेरिन मिला देते हैं। और साथ में टेम्परेचर जो है उसको भी मेंटेन किया जाता है, यानी इसको बॉडी टेम्परेचर के बराबर करके इस वाले ब्लड को जो प्योर हो गया इसको वापस डाल दिया जाता है बॉडी के अंदर। और ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस के अंदर यहाँ से यूरिया, H+ अमोनिया, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और ब्लड जो वो प्योर हो जाता है और वापस बॉडी के अंदर चला जाता है। इस छोटी सी प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। और ये जो हीमोडायलिसिस जो है ये आपकी किडनी कंडीशन पे या बॉडी की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वीक के अंदर 2 बार करवाना है या 3 बार करवाना है या 4 बार करवाना है। अगर किसी की किडनी पूरी तरह से काम नहीं करती तो इस तरह से हीमोडायलिसिस किया जा सकता है और इससे हमारा जो ब्लड है उसको प्योर किया जा सकता है। उसके बाद तीसरी जो प्रॉब्लम हो सकती है उसको हम बोलते हैं किडनी फेलियर। अगर किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए और उसके बाद डायलिसिस से भी काम ना चले, तब हम कर सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन। किडनी जो है अगर फेल हो जाए, किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाए, तब जो सॉल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांटेशन।
किडनी जो है उसको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। और किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए, या फिर सबसे पहले उन्हीं को प्रेफर किया जाता है जो उसके रिलेटिव होते हैं, या रिलेटिव की किडनी जो है सबसे पहले प्रेफर की जाती है, या फिर पेरेंट्स की किडनी जो है वो प्रेफर की जाती है, या फिर उसके जो सिबलिंग्स जो होते हैं या जो भाई बहन जो होते हैं उन सब की किडनी सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि उनके अंदर जो जेनेटिक मेकअप है ज्यादा से ज्यादा सेम होगा, और वो जो किडनी ट्रांसप्लांट करेंगे तो फिर किडनी जो है उसको उसकी बॉडी जो है इग्नोर नहीं करेगी। अगर कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है और उस कंडीशन में अगर आगे वाले की बॉडी जो है उसको एक्सेप्ट ना करे तो उसको हम बोलते हैं ग्राफ्ट रिजेक्शन। और इस ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और इस ग्राफ्ट रिजेक्शन को कम करने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए एक केमिकल दिया जाता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्पोरिन ए। सिंपल सी बात हम यहाँ पे ये कर रहे हैं कि अगर किसी की किडनी ना काम करे तो किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है। किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए सबसे पहले प्रायोरिटी उनको दी जाती है जो उनके रिलेटिव होंगे, पेरेंट्स होंगे या भाई बहन होंगे। और उसके बाद अगर किडनी ट्रांसप्लांट को हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती तो उसको ग्राफ्ट रिजेक्शन बोलते हैं। और इस ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। क्या होती है आप 12th में बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। और उसके बाद अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन ना करे या ऑर्गन को एक्सेप्ट करने से मना ना करे, उसके लिए इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है जिसको साइक्लोस्पोरिन ए कहते हैं। 3 बात हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें रीनल कैलकुलाई यानी किडनी के अंदर कोई स्टोन प्रॉब्लम जो होती है उसको हम रीनल कैलकुलाई बोलते हैं। और वो जो स्टोन प्रॉब्लम जो हो सकती है वो 2 कारण से, या तो कैल्शियम के पार्टिकल जो है वो स्टोन कोज कर सकते हैं, या फिर जो ऑक्जेलेट जो होते हैं ऑक्जेलेट जो है वो हमारी किडनी के अंदर स्टोन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और इनकी वजह से प्रॉब्लम आने लग जाती है, प्रॉब्लम इन यूरिनेशन, या फिर ब्लड जो है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके अंदर प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर यूरिन को बाहर निकालने में या यूरिनेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है जिसको हम रीनल कैलकुलाई या फिर स्टोन प्रॉब्लम कहते हैं। लास्ट में जो एक छोटी सी प्रॉब्लम जो है उसको बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का क्या मीन है कि आपके पास जो ग्लोमेरुलस जो नेफ्रॉन का जो पार्ट होता है, अगर उस पार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है उस प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इस वजह से इन्फ्लामेशन की वजह से यहाँ से आरबीसी वगैरह यानी ब्लड सेल्स वगैरह फिल्टर होकर के और यूरिन के अंदर जाने लग जाती है, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स और क्रिएट हो सकती हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की वजह से। तो ये छोटा सा सिंपल सा आपका चैप्टर था, उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, बताने की पूरी कोशिश की जाएगी। आबाद रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।